इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जो केमिकल इक्वेशन बनते हैं वह केमिकल इक्वेशन कुछ बैलेंस्ड होते हैं, कुछ अनबैलेंस्ड होते हैं। उसको बैलेंस करना भी हम लोग सीखे थे। अब आगे देखते हैं। जैसे जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होता है और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है। तो इसके आधार पर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस, ऑन द basis of heat changes, there are two types of chemical reactions. First, exothermic reaction. Second, endothermic reaction. In exothermic reaction, heat evolved. Heat evolved. It means it produces heat. When this reaction occurs, it produces a large number of heat sometimes. For example, when calcium oxide is react with water, it produces calcium hydroxide and a lot of heat. When methane CH4 is born in present with sufficient oxygen, it also produces कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इसका जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में होता है, मतलब गैसियस स्टेट में होता है। ये भी गैसियस स्टेट में होता है। और हीट, इसी हीट की वजह से हीट भी आता है और इसके साथ लाइट भी आता है। तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। In this reaction, heat absorbed. When this reaction occurs, heat absorbed. Sometimes it is a large amount of heat. For example, when calcium carbonate heated strongly, then it produce calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O
ये दोनों रिएक्शन करते हैं किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से क्या मिलता है इसको? हीट एनर्जी मिलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सन से प्राप्त हुए हीट एनर्जी की वजह से आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सफिशिएंट हीट माने सनलाइट में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इसी को स्टार्च कहते हैं। यही ग्लूकोज है, यही स्टार्च है। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। बिना सनलाइट के ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से बिना हीट दिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट नहीं सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट नेसेसरी हो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसके अलावा एक और शब्द का प्रयोग होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इट मॉडिफाई द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के स्पीड को मॉडिफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट को अगर लिखना होता है तो कहाँ लिखेंगे? कैटलिस्ट को दिखाने के लिए एक्चुअली ये जो कैटलिस्ट होता है ये उस रिएक्शन में शेयर नहीं करता है, हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन यह उसमें शामिल होकर के केवल उसके स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसको लिखना होता है तो कहाँ लिखते हैं? जो तीर का निशान हम देते हैं, इस तीर के निशान के पास यहां नीचे में कैटलिस्ट को लिखा जाता है। जैसे देखिए, जब पोटेशियम क्लोरेट को 2KCl3 को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो इसको हीट करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और तब ये जो रिएक्शन होता है, ये इसका जो टूटना होता है यह जल्दी टूट जाता है और टूट करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस इसमें से रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस इसमें से रिलीज होता है। तो इसमें हम ये जो दिए MnO2 ये इसमें शेयर नहीं करता है। आप देखिए इसके एटम में नहीं, ये यहां पर है और यहां पर तो है ही नहीं, इन दोनों में से किसी भी जगह पर नहीं है, तो ये इसमें शेयर नहीं करता, ये केवल इसके स्पीड को बढ़ा देता है। इसी तरह से हम लोग सामान्य अवस्था में अपने हमारे यहाँ सुनार लोग जो है बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के रूप में सोना को गलाने के लिए। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग ये जान गए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्ट हैं
वह डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर डिनोट करना हो किसी केमिकल रिएक्शन में तो कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले स्टेट, केमिकल रिएक्शन में अगर स्टेट बताना हो तो सॉलिड के लिए S का प्रयोग करते हैं, लिक्विड के लिए L का प्रयोग करते हैं, गैस के लिए G का प्रयोग करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। तो इसे स्टेट का पता चल गया। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एरो का प्रयोग किया जाता है। जो गैस इवॉल्व हो रहा है उस गैस के ठीक बगल में एरो का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है उसके बगल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाया जाता है। जहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता होगा उसके ठीक बगल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो दे करके हम प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिखा देते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने के लिए राइट साइड में यहां एरो होता है, एरो के राइट साइड में जो कंपाउंड बनते हैं उसके बाद हीट लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक को अगर दिखाना होगा तो क्या करेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने के लिए जो एरो लगाया जाता है उस एरो के लेफ्ट साइड में जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको लिखने के बाद प्लस करके हीट दे देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जब रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट के साथ हीट या एनर्जी लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर प्रोडक्ट के साथ हीट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है उसमें से। इन चीजों का अगर इस्तेमाल किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो वह केमिकल रिएक्शन पूरी इंफॉर्मेशन हमको देता है कि उसका स्टेट क्या है, क्या बना, क्या नहीं बना। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब जलीय घोल है। एक्वस है माने पानी में मिलाया हुआ घोल है। इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट क्या है? ये भी एक्वस है। इस दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा तो ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका मतलब कि ये प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट के बगल में ऐसे एरो दे देंगे, AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया और साथ में बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहां सोडियम नाइट्रेट जो होगा ये एक्वस होगा।
ये इसका जो स्टेट होगा ये सॉलिड होगा। तो केवल एस लिख करके भी काम चला सकते हैं, इसको यहां लिखना था। इस तरह से अगर हम इन चीजों को इस एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, इन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो केमिकल इक्वेशन होता है वह ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको दे देता है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शंस जो होते हैं वह बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इतने तरह के केमिकल इक्वेशंस हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ जाना, जोड़, कंबाइन हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो होता है वह कई तरह का हो सकता है। एलिमेंट के साथ एलिमेंट का हो सकता है, कंपाउंड के साथ एलिमेंट का हो सकता है, या कंपाउंड के साथ कंपाउंड का हो सकता है। तीनों के लिए हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन in which two or more substances produce a single one. The chemical reaction in which two or more substances produce a single one. एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलते हैं और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एलिमेंट के साथ एलिमेंट का, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू, ये एक कंपाउंड हो गया। इस तरह का रिएक्शन देखते हैं। तो एलिमेंट में सोडियम के साथ क्लोरीन 2Na प्लस Cl2 रिएक्ट करता है और 2NaCl प्रोड्यूस करता है। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा देखिए, फेरस, Fe फेरस, आयरन को फेरस कहा जाता है। फेरस के साथ फेरस
सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और फेरस सल्फाइड प्रोड्यूस करता है। एलिमेंट के साथ ऐड करके एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा देखिए, कंपाउंड के साथ एलिमेंट का, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मतलब एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से एक एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड और कंपाउंड का। कंपाउंड के साथ कंपाउंड रिएक्शन करता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, और एक दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और एक दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस वाला आप लोगों को याद होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके और क्या प्रोड्यूस करता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज या स्टार्च प्रोड्यूस करता है और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो ये हुआ। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और एक दूसरे तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। ये हम लोगों का हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम शुरू से अंत तक यही देखेंगे कि दो चीजें मिलकर के एक नए चीज का निर्माण करती है।